उन दिनों धारा नगरी के महाराज प्रताप सिंह बहुत ही बीमार पड़ चुके थे। देश विदेश के कई सारे वैद्यों ने अपनी अपनी तरफ से काफी इलाज किए, लेकिन महाराज की तबीयत पर किसी दवा का असर नहीं पड़ा। राजपुत्रों, आप तीनों को महाराज ने अपनी कक्ष में बुलाया है। आप तीनों शीघ्र ही उन्हें जाकर मिल लो। शायद महाराज आप तीनों को कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हो। महाराज को भी लगने लगा था कि अब उनके पास वक्त कम है, अब अपना अंतिम समय निकट आ गया है। पुत्रों, मैं अभी जो कहने जा रहा हूँ जरा ध्यान से सुनो। तो मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मौत का कोई इलाज नहीं होता। इस संसार में जो भी पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है। मैं जाते जाते बस यह बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम शिकार पर जाओगे तो यह 3 दिशाओं में जाना, सिवाय दक्षिण दिशा को छोड़कर। इतना बताकर महाराज प्रताप सिंह ने अपना दम तोड़ दिया। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। ऐसे ही दिन बीत गए। तीनों राजकुमार अब बड़े हो गए। उनमें से सबसे बड़ा राजकुमार अब राज सिंहासन पर विराजमान होकर राज्य का कारोबार संभालने लगा। तीनों भाइयों में बहुत ही लगाव तथा प्रेम था। एक दिन की बात है, बड़े भैया पिताश्री को गुजरे 20 साल बीत गए हैं। अब हम बड़े हो गए हैं, क्यों न हम अपने साहस को बढ़ाने के लिए शिकार करने जंगल निकल पड़े। हाँ बड़े भैया, छोटा भाई सही कह रहा है। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम शिकार करने के काबिल बन चुके हैं। आपकी अनुमति हो तो कल ही हम तीनों शिकार पर निकल पड़ेंगे। तुम दोनों ठीक ही कह रहे हो। अब हमारा साहस द्विगुणित करने के लिए और राजघराने की परंपरा आगे बढ़ाने के लिए हमें शिकार पर जाना पड़ेगा। कल ही हम तीनों शिकार करने निकल पड़ेंगे। सुबह हो जाने पर तीनों भाई शिकार पर निकल पड़े। तीनों को शिकार पर घूमते घूमते काफी वक्त हो चुका था। अब तीनों घूमते घूमते बहुत ही थक चुके थे। अभी तक एक भी शिकार उनके हाथ नहीं लगी थी। बड़े भैया, इतना घूमने के बावजूद भी अभी तक एक भी शिकार हाथ नहीं लगी। ऐसे खाली हाथ घर वापस जाना हमारे लिए शोभा नहीं देगा। भाई सच ही कह रहा है। हमने तीनों दिशाओं में घूमकर देख लिया है। अब शेष एक ही दिशा बाकी रह गई है। क्यों न हमें उस दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। शायद हमारे नसीब में शिकार उसी दिशा में लिखी होगी। नहीं नहीं, शायद तुम यह भूल रहे हो कि पिताश्री ने अपने अंतिम समय में क्या कहा था। भूलकर भी दक्षिण दिशा में शिकार करने के लिए मत जाना। उस दिशा में हमारे प्राण के ऊपर खतरा हो सकता है। वो तो सही है, पर हमारा खाली हाथ घर वापस जाना, यह बात भी तो राजघराने के लिए शोभा नहीं देगी। रही खतरे की बात, हमारे रगों में शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हमारे सामने जो भी खतरा खड़ा रहे उसका हमें सामना करना पड़ेगा। हमें उस दिशा में शिकार करने अवश्य जाना होगा। दोनों भाइयों ने बहुत ही जिद की। उन्होंने दक्षिण दिशा पर शिकार पर जाने के लिए आखिरकार बड़े भाई को राजी किया। ठीक है, लेकिन पिताश्री की बात हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। हर वक्त चौकन्ना रहना। काफी समय दक्षिण दिशा में उन तीनों शिकार के पीछे घूमते रहे, लेकिन उस दिशा में भी उन तीनों को कोई किसी प्रकार का जानवर नहीं नजर आया। अब वह तीनों दक्षिण दिशा में चलते चलते काफी दूर तक पहुंच गए थे। तभी अचानक सामने कुछ दिखाई दिया। कितनी अजीब बात है। इस सुनसान जगह पर घने जंगल में ऐसा भी कोई महल हो सकता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमें पता लगाना ही होगा कि यह किसका महल है और यहाँ कौन रहता है। बड़े भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ कि यह महल किसका है और यहाँ कौन रहता है। हाँ, पर जरा संभल कर जाना, किसी भी पल खतरा हो सकता है। लगता है महल का दरवाजा उस दिशा में होगा। अरे ये क्या, महल के चारों ओर घूमने के बावजूद भी अंदर प्रवेश करने के लिए एक भी दरवाजा नजर नहीं आया। यह कैसे संभव हो सकता है। तभी राजकुमार का लक्ष्य सामने बैठी एक बुढ़िया पर जाता है।
आश्चर्य है यह बुढ़िया इतनी सुनसान जगह पर ढोल के साथ क्यों बैठी होगी। मुझे जाकर पता लगाना होगा, शायद इसे महल के अंदर जाने का रास्ता पता हो। बुढ़िया माई, क्या आप बता सकती हो कि इस महल का दरवाजा किस दिशा में है? बेटा, यह ढोल उठा लो और उसे बजाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही राजकुमार ने ढोल बजाना शुरू किया, उस हवेली की दीवार में से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अरे ये क्या, लगता है यह महल इसी रानी का है। यह रानी तो कितनी सुंदर है। वह राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। न रहकर उसने उसे पूछा, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उसी राजकुमार से विवाह करूँगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है? मैं पहेली तो बताऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर सही सही देते हो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, और अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर ना दे सके तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। उसने बिना सोच विचार किए उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है? तो सुनो, पहेली ऐसी है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया, बताओ। राजकुमार ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उसे उसका उत्तर नहीं आया। राजकुमार को अपने पराजय का एहसास हो गया था। राजकुमारी, मुझे इस पहेली का उत्तर पता नहीं है। मैं अपना पराजय स्वीकार करता हूँ। इस तरह सबसे छोटा राजकुमार अपनी जान गंवा बैठा। अपने शर्त के अनुसार उस राजकुमारी ने उसका सिर काट दिया। सिर काटते ही महल का दरवाजा बंद हो गया। काफी समय हो चुका है, छोटा भाई अभी तक लौटा नहीं। मैं जाकर देखता हूँ, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है। जल्दी लौटकर आना, मैं तुम दोनों का यही इंतजार करूँगा। दूसरा राजकुमार, जो कि बड़े भाई से छोटा था, उसने भी महल के चारों ओर चक्कर काटे, लेकिन अंदर जाने का रास्ता उसे भी कहीं नजर नहीं आया। तभी उसे एक बुढ़िया पेड़ के नीचे ढोल के साथ बैठी दिखाई दी। बुढ़िया माई, क्या आपने मेरे भाई को यहाँ आते जाते देखा है? क्या आपको पता है कि इस महल के अंदर जाने के लिए दरवाजा किस दिशा में है? नहीं तो, मैं कब से यहाँ बैठी हूँ। यहाँ मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। बेटा, यह ढोल उठा लो और उसे बजाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही राजकुमार ने ढोल बजाना शुरू किया, उस हवेली की दीवार में से वही गुप्त दरवाजा खुल गया। दूसरे राजकुमार के साथ भी हुआ जो सबसे छोटे राजकुमार के साथ हो गया था। दूसरे राजकुमार की भी मौत हो चुकी थी। काफी वक्त हो गया है, उन दोनों का अभी तक वापस लौटने का पता नहीं। मुझे स्वयं जाकर देखना होगा वो दोनों क्या कर रहे हैं। राजकुमार ने अपने दोनों छोटे भाइयों के घोड़े एक पेड़ के नीचे देखे और एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। बुढ़िया, इन घोड़े के सवार मेरे दोनों भाई कहाँ पर है? क्या आपने उन्हें यहाँ देखा है? बेटा, यह ढोल उठा लो और उसे बजाओ,
तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर यह कोई धोखा है। यह बुढ़िया मुझसे कुछ तो छुपा रही है। शायद इसे सब राज मालूम है, पर यह मुझे बताना नहीं चाहती। ये ऐसे नहीं मानेगी। सच सच बताओ, मेरे दोनों भाई कहाँ पर है और यह ढोल बजाने के पीछे क्या राज है, वरना मैं तुम्हारा यही इसी वक्त सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। बेटा मुझे मत मारो, मैं सच सच बताती हूँ। इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। महल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पर जब भी कोई इस ढोल को बजाता है तो एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल जाता है। महल के अंदर जाने वाले को रानी अपने आप को राजकुमारी कहला के सामने वाले को मोहित करती है। जो भी उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखता है उसे वह एक पहेली पूछती है। जब सामने वाला उस पहेली का हल देने में असमर्थ होता है तो उसे रानी मौत के घाट उतार देती है। बड़ा राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ। उसे पता चल गया कि अब उसके दोनों भाई मारे जा चुके हैं। क्रोधित होकर उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया जल्दी से बताओ वो पहेली क्या है, वरना तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो पहेली ऐसी है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार भी उस पहेली का हल नहीं जानता था। तुम्हें तो पता ही होगा कि इस पहेली का सही उत्तर क्या है। जल्दी बताओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेटा इस पहेली का उत्तर तो मुझे भी पता नहीं है, पर इतना पता है कि दक्षिण दिशा में यहाँ से 500 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इसका उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ उसको पता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ। अब चाहे तो तुम मुझे बख्श दो या फिर मार दो। तुरंत ही राजकुमार उस पहेली का हल जानने के लिए गुल राजा को ढूंढने दक्षिण दिशा में चल पड़ा। राजकुमार अपने दोनों भाइयों के गम और उदासी में कई रात दिन चलता रहा। लगातार 4 दिनों से चलते चलते काफी थकान सी महसूस लग रही है। कुछ खाया भी नहीं। थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, फिर आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ता हूँ। बहुत दिनों से राजकुमार सोया नहीं था, इसलिए लेटते ही उसे नींद लगती है। तभी अचानक उसे छोटा पक्षी चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। अरे ये आवाज किसकी है? लगता है किसी पक्षी के बच्चे सहायता मांग रहे हैं। राजकुमार की नजर सामने वाले वृक्ष पर जाती है। देखता है तो एक बड़ा सांप वृक्ष पर चढ़ रहा था। उसी वृक्ष पर हंस का घर था। सांप को देखकर हंस के बच्चे चिल्ला रहे थे। तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आए हैं, जल्दी से खा लो। हम खाना नहीं खाएंगे, पहले तुम नीचे पत्थर के पास सोए मनुष्य को खाना खिलाओ। उन्होंने आज हमारी जान बचाई है। जब हंस और हंसिनी नीचे देखते हैं तो उन्हें एक मनुष्य पत्थर के पास सोया दिखाई दिया। साथ ही उसी वृक्ष के पास एक विशाल सांप टुकड़ों में पड़ा था। उठो मनुष्य, हम दोनों आपको धन्यवाद कहने आए हैं। आज तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यदि आप हमारी जान भी मांगते तो खुशी खुशी दे देंगे। मैं एक दुखी राजकुमार हूँ। मैं गुल नाम के राजा के पास एक पहेली पूछने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जब तुम किसी भी मुसीबत में फंस जाओगे तो मेरे शरीर के इस पंख को आग लगा देना। आग लगते ही मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। कुछ दिन और चलने के बाद राजकुमार गुल नाम के राजा के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार राजा के दरबार तक पहुंच गया।
तो तुम एक राजकुमार हो? जी महाराज, मैं एक देश का राजकुमार हूँ। मैं अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आपको एक पहेली पूछने आया हूँ। बोलो पहेली क्या है? तो पहेली ऐसी है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। यह खुदा के बंदे, मैं इस पहेली का हल बता तो दूंगा, पर हल बताने के बाद तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। बताओ क्या तुम्हें मंजूर है? अन्यथा वापस चले जाओ। जी महाराज, मुझे मंजूर है। तो मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन रात को मैंने देखा तो मुसब्बर अपने कमरे में नहीं थी। मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु दिन में रानी को इस बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा। दूसरे दिन जब मैंने ठीक उसी समय रानी के कक्ष में छिपकर देखा तो रानी अपना श्रृंगार कर रही थी। कुछ ही समय में रानी एक बर्तन में मिठाई लेकर राजमहल के बाहर चली गई। मैंने दबे पांव उसका पीछा किया। रानी नगर के बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैंने छिपकर देखा तो साधु रानी के ऊपर चिल्ला रहा था, तुमने आने में क्यों देर कर दी? अभी इसी वक्त कुटिया से बाहर हो जाओ। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उस साधु को अपने तलवार से मार डाला। बाद में पता चला कि असल में वो साधु तंत्र मंत्र का गुरु था। रानी मुसब्बर उससे तंत्र विद्या सीख रही थी। मैं कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठा था, इसलिए मैंने मुसब्बर को कहा कि तुम इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकलो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सारी कहानी बताते बताते गुल की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। युवक, बस ये है गुल और मुसब्बर की कहानी, जो कि गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम्हें जो खाना पीना है वो खा लो, मैं तुम्हारा सिर कल काटूंगा। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। महाराज, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, परंतु मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मुझे आपके महल के छत पर जाकर एक हुक्का पीना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हुक्के का इंतजाम महल के छत पर करवा दूंगा। अग्नि का इंतजाम तो हो चुका है। मैं अभी तुरंत ही मेरे पास जो हंस का पंख है उसे जला देता हूँ। शायद राजकुमार किसी मुसीबत में फंस चुका है। मुझे तुरंत ही निकलना होगा। कुछ ही समय में हंस वहां पहुंच गया। बोलो राजकुमार, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? क्यों नहीं, शीघ्र ही तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ। हंस राजकुमार को लेकर उसी महल के पास आ पहुंचा जहां पर रानी मुसब्बर ने उसके दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। तो बताओ तुम्हारी पहेली क्या है? गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया? लगता है यह मेरा नया शिकार है। अगर तुमने इस पहेली का हल बता दिया तो मैं तुमसे विवाह करूंगी, अन्यथा तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। बोलो शर्त मंजूर है या नहीं? मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर नहीं है। मेरा पहले से ही विवाह हो चुका है। मैं तो सिर्फ सिर काटने की शर्त लगाना चाहता हूँ। अगर मैंने पहेली का हल नहीं दिया तो तुम मेरा सिर काट देना, और अगर दे दिया तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। बोलो शर्त मंजूर है? मुसब्बर ने सोचा कि गुल और मुसब्बर की कहानी इसे क्या पता होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पहेली का हल बताओ। तो सुनो, तुम्हारा नाम मुसब्बर है। तुम राजकुमारी नहीं बल्कि गुल नाम के एक राजा की पत्नी हो, जो कि यहाँ से 500 कोस दूर एक राज्य पर राज करता है। पर तुमको यह कहानी किसने बताई? मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। दुष्ट रानी मुसब्बर, मुझे पता है कि तुम तंत्र विद्या सीखी हो। ना जाने कितने मासूमों की जान तुमने ले ली है। तुम्हें जीने का अधिकार अब नहीं रहा। राजकुमार की आंखों में प्रतिशोध की आग दिख रही थी। तुरंत ही उसने मैन से तलवार निकाली।
रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। दोनों राजकुमार फिर से जिंदा हो गए। देखते ही देखते वो महल अदृश्य हो गया। उस पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया और उसका ढोल भी अदृश्य हो गया। ये सब रानी ने अपने तंत्र मंत्र के विद्या के बल पर रचा था।